नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सीतापुर स्मार्ट क्लासेस में। हम लोग आज संविधान की कक्षाओं में आज हम लोग असली से अब अभी तक हम लोग संविधान के स्रोत, संविधान की प्रस्तावना, संविधान का प्रारूप ये सब देख रहे थे। आज हमारी क्लास जो है अब अपने किनारे पर पहुंच रही है। आज हम लोग संविधान को शुरू कर रहे हैं ऑफिशियली। आज हम संविधान के भाग 1 को देखेंगे। जैसा कि संविधान का भाग 1 जो है वो कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1, 2 और 3 और 4। तो इन चारों अनुच्छेदों में हमारे देश का जो स्वरूप कैसा होगा, किस तरीके से उसका भौगोलिक स्वरूप होगा, कैसे राज्य होंगे, राज्यों के किस तरीके से नामों में परिवर्तन हो सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, किस तरीके से हम किसी विदेशी क्षेत्र को अपने भारत में मिला सकते हैं, किस तरीके से हम कोई भारतीय क्षेत्र संसद द्वारा संशोधन अधिनियम पारित करके या संसद द्वारा प्रावधान करके किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। आज हम लोग इस क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो भारत का संघ एवं राज्य क्षेत्र जाने से पहले हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत जो है वो क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। सबसे पहली बात, जो संघ शब्द लिया गया है, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। क्या होगा? संघ होगा। तो संघ के लिए हमारा जो भारत में जो संघ है उसके लिए हम लोगों ने वर्ड लिया है, शब्द यूज किया हम लोगों ने, संघ। हम थोड़ी चर्चा संघ पे करेंगे क्योंकि मैंने अभी एक लाइन बोली कि इंडिया दैट इज भारत, देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब आप क्या समझते हैं? यूनियन, अच्छा, अमेरिका का जो संघ है, अमेरिका में भी संघ है। अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है वो भी 50 राज्यों से मिलकर बना है। तो अमेरिका भी तो एक संघ है ना। तो अमेरिका में संघ के लिए शब्द यूज होता है फेडरेशन, ठीक है, और इंडिया में संघ के लिए शब्द यूज होता है यूनियन। अब समझने वाली बात यह है कि भारतीय जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसने फेडरेशन ना लेके यूनियन क्यों लिया? यूनियन शब्द क्यों लिया? जबकि अमेरिका में तो ज्यादा राज्य हैं, 50 राज्य हैं लगभग मिलके। भारतीय संघ में कितने राज्य शामिल हैं? तो भारतीय संघ में जो है 28 राज्य हैं और प्लस 8 जो हैं यूटीज हैं। यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे यहाँ तो 36 ही हैं। अमेरिका में तो लगभग 50 राज्यों का संघ बनाया गया है। लेकिन अमेरिका में संघ के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो फेडरल यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? फेडरेशन। और इंडिया में संघ के लिए शब्द यूज हुआ है यूनियन। अब यूनियन और फेडरेशन में मूलभूत अंतर आप समझ लीजिए। हिंदी में दोनों का मतलब होता है संघ, लेकिन फेडरेशन और यूनियन में जो मूलभूत अंतर है वो है उसकी सेपरेशन का, शक्तियों के विकेंद्रीकरण का या पावर का। अमेरिका का जो संघ है उसमें जो राज्य हैं वे राज्य अपने आप को संघ से अलग कर सकते हैं। मान लो राज्य में कोई विधेयक पारित करके कोई एक अध्यादेश पारित करेंगे राज्य के अंदर और अपने आप को उस संघ से अलग कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संघ, भारत में जो यूनियन शब्द लिया गया है, कौन सा वर्ड? यूनियन। संघ के लिए हम लोगों ने कौन सा शब्द लिया है? यूनियन। और यूनियन में ऐसा प्रावधान नहीं होता है। यहाँ राज्य जो है वो अपने आप को संघ से अलग नहीं कर सकते। केंद्र राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है, उसको काट के 2 राज्यों में विभाजित कर सकता है, लेकिन राज्य को शक्ति नहीं है कि वह संघ से अलग हो जाए। राज्य को शक्ति नहीं है कि वह संघ से बाहर चला जाए। इसीलिए भारत को क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट। इसीलिए भारत को एक और चीज कहते हैं, भारत के संघ को क्या कहते हैं? विनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ
अविनाशी संघ। अब इसका मतलब क्या होता है, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ से आप क्या समझते हैं? इस विनाशी राज्यों के विनाशी संघ में कहता है कि संघ कभी भी नष्ट नहीं होगा। राज्य भले ही खत्म हो जाए, राज्य टूट जाए, राज्य बट जाए, लेकिन संघ जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। जो राज्य हैं उनको इतनी पावर नहीं है कि वो संघ से अलग जा पाए। इसीलिए भारत के संविधान में कौन सा वर्ड जोड़ा गया है? यूनियन, फेडरेशन। इसीलिए हम लोगों ने फेडरेशन नहीं जोड़ा, यूनियन शब्द जोड़ा है। ठीक है, तो हम लोग अनुच्छेद 1 में देखेंगे ये। अब पूछता है कि भारतीय संघ में शामिल क्या क्या होगा। जैसे इसमें आर्टिकल 1 में कह दिया गया कि भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये बना सकता है कि भारतीय संघ में सिर्फ राज्य शामिल होंगे या भारतीय संघ में सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे? तो ऐसा नहीं है। संघ में हमारे कौन कौन शामिल होंगे? तो राज्य शामिल होंगे, प्लस केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे, प्लस अर्जित क्षेत्र। कौन से? अर्जित क्षेत्र। अब मान लो जैसे हमको पुर्तगालियों से मिला गोवा, पौंडीचेरी मिला फ्रांसीसियों से, चोग्याल वंश से सिक्किम मिला, और वो सब क्या हो गया? भारतीय संघ में शामिल हो गए। तो भारतीय संघ में सिर्फ राज्य नहीं होगा, लिखा है ऊपर राज्यों का संघ, लेकिन इसका जो वो एक सूक्ष्म रूप लिखा है। विस्तृत अवधारणा अगर देखेंगे तो राज्यों में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा अर्जित क्षेत्र सारे आ जाएंगे। ठीक है, अगला जो है वो हमारा है आर्टिकल 2। क्या है? आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में मिला सकती है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? संसद क्या कर सकती है? संसद क्या कर सकती है? विदेशी क्षेत्र को क्षेत्र, और इसे क्या कर सकती है? संघ में मिला सकती है। अब है संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने संघ में मिला सकती है। जैसे हम लोगों ने 34वां संविधान 35वां संविधान संशोधन, पहले 34वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा हम लोगों ने क्या किया? सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया। उसके बाद कोई दिक्कत? ठीक, 34वें संविधान संशोधन द्वारा हमने सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया, और 35वें संविधान संशोधन जो है 1975 द्वारा उसे भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जिससे संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या आप लोग लेंगे एग्जाम्पल में? सिक्किम। इसका उदाहरण क्या है आपके पास? सिक्किम है। सिक्किम को कैसे? पहले 34वें का जो है 34वां जो संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1974, इसके तहत क्या किया गया? विलय किया गया। ठीक है, और उसके बाद 35वें जो था 35वां संविधान संशोधन 1975, इसके द्वारा क्या किया गया? पूर्ण राज्य। और ये कौन सा राज्य, किस नंबर का राज्य था? ये 22वां था। तो सिक्किम जो था वो 35वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा भारतीय अधिराज्य में संघ में शामिल होने वाला 22वां राज्य था। ठीक है, तो अब यह है कि संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में मिला सकती है। फिर एक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या प्रश्न खड़ा हुआ? क्या भारत का क्षेत्र किसी को दे सकती है? किसी को दे सकती है। अब क्वेश्चन ये खड़ा हो गया कि मान लो दूसरे से तो हम ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम अपना कोई क्षेत्र किसी और को दे सकते हैं, किसी देश को? तो इस निर्णय में, इस मामले में केस आता है बेरूवारी वाद। कौन सा वाद? याद रखना, बेरूवारी वाद 1960। बेरूवारी वाद 1960 आता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हाँ, क्या कहता है? हाँ, संसद कानून बनाकर
संसद अधिनियम पारित करके भारत का कोई भी हिस्सा किसी अन्य राज्य को, किसी अन्य देश को दे भी सकता है। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, इसका एक एग्जांपल है, ज्वलंत एग्जांपल है भारत बांग्लादेश समझौता। भारत बांग्लादेश समझौता, इसका सबसे ज्वलंत एग्जांपल क्या है? भारत बांग्लादेश समझौता। और कौन से इस नंबर का संविधान संशोधन था? तो 6वां संविधान संशोधन। कौन सा? 6वां संविधान संशोधन। 6वां संविधान संशोधन करके 2015 में, कब? 2015। तो अब एक कहानी समझिए थोड़ी। मान लो सिक्किम को तो हमने भारत में मिलाया, लेकिन उसके बाद अब अगर तुमसे पूछे कि संसद क्या भारतीय कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को दे सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1960 के बेरूवारी वाद में कहा कि हाँ, संसद ऐसा कर सकती है, संसद ऐसा कर सकती है, संसद को ऐसा करने का अधिकार है। उसका एग्जाम्पल क्या है आपके सामने? बांग्लादेश के साथ में सन 2015 में 6वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके एक समझौता होता है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं? भारत के 100 गलियारे, क्या? भारत के 111 गलियारे किसको दिए जाते हैं? बांग्लादेश को, बांग्लादेश को। और बांग्लादेश के 51 गलियारे भारत को। ठीक है, तो याद रखना, समय संविधान संशोधन द्वारा भारत के गलियारों का मतलब ये, मान लो ये इंडिया है, ये क्या है? इंडिया है। और ये क्या है सामने तुम्हारा? ये इंडिया है और इस साइड बांग्लादेश है। ये क्या तुम्हारा सामने है? बांग्लादेश है। अब ये बीच में तुम्हारे पर्वत है। मान लो ऐसा हुआ कि ऐसे 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 वाला मामला हो गया, ये सीमाएं बना दी गई। अब भारत का ये क्षेत्र बांग्लादेश की सीमा के अंदर आ रहा है, बांग्लादेश का ये भारत में आ रहा है, तो सीमा विवाद बना रहता था। इसलिए ऐसा किया गया कि जो क्षेत्र लाइन के उस पार भारतीय हैं वो बांग्लादेश को दे दिए गए, लाइन के इस पार जो बांग्लादेश के क्षेत्र है वो भारत को दे दिए गए। तो ऐसा हुआ संविधान के आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे। ठीक है, हम लोग अगला देखेंगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 संविधान का अनुच्छेद 3। अनुच्छेद क्या कहता है? 3 क्या कहता है? संसद। संसद क्या कहता है? संसद। संसद किसी राज्य का, राज्य के, अब ये क्या कर सकती है किसी राज्य के? तो सबसे पहले नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन। फिर दूसरा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन। तीसरा, नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और नए राज्य का निर्माण कर सकती है, नए नए राज्य का निर्माण। जैसे कि संसद ने 2014 में एक नए राज्य का निर्माण कर दिया। कौन सा था वो? आंध्र प्रदेश को काट करके क्या कर दिया? तेलंगाना बना दिया। तो इसमें क्या कर सकती है संसद? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नए राज्य का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 3 के तहत यह प्रावधान है। अब नए राज्य का निर्माण कैसे होगा? क्वेश्चन आ गया तुम्हारे कि नए राज्य का निर्माण कैसे होगा। तो इसके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले संसद एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। संसद किसी भी सदन में, सदन में प्रस्ताव, संसद किसी भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। फिर नंबर 2 पे क्या? राष्ट्रपति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति
की सिफारिश पर। अब थोड़ा राष्ट्रपति की सिफारिश पर का मतलब समझिए, संसद कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, उसमें ये होता है राष्ट्रपति की सिफारिश पर। राष्ट्रपति कोई सिफारिश नहीं देता इस तरीके की, वो सीधे सीधे मंत्रिमंडल ही होता है। राष्ट्रपति का जो काम है वो सारा कौन करता है, ज्यादातर मंत्रिमंडल करता है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर ऐसा करेगी। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, अब राज्यों के पास विचार करने के लिए विधेयक भेजा जाएगा। राज्यों के पास विचार के लिए क्या करेंगे, भेजेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, राज्यों के पास विचार करने के लिए भेजा तो जाएगा विधेयक, पर राज्य के विचार बाध्यकारी नहीं है। फिर क्या है, विचार बाध्यकारी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि राज्य के नए राज्य के निर्माण में राज्यों को शक्ति प्राप्त है, कुछ नहीं प्राप्त है, सारा काम संसद करेगी। फिर चौथे स्टेप में बाध्यकारी है नहीं, चौथे स्टेप में साधारण बहुमत से, याद रखना ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा। कैसे पारित होगा, साधारण बहुमत से पारित। याद रखना, नए राज्य का निर्माण पूछे, क्वेश्चन आ सकता है कि नए राज्य के निर्माण में किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाता है, और आपको लगेगा कि नए राज्य का निर्माण होना है तो हो सकता है विशेष बहुमत लगे, पूर्ण बहुमत लगे, नहीं, साधारण बहुमत। संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव आ सकता है, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, साधारण बहुमत से पारित करके मामला फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 व 3 के तहत संसद द्वारा किए गए परिवर्तन आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। संविधान संशोधन नहीं। अब इसका मतलब आप थोड़ा समझ लीजिए, कहता है कि आर्टिकल 2 तथा 3 के तहत किए गए जो है परिवर्तन, वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। मतलब ये इसको जो परिवर्तन होगी संसद, वो संसद अपने कानूनों द्वारा साधारण बहुमत से करेगी, इसमें संविधान संशोधन वाला विधेयक नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तक अब जो हम लोगों ने देखा वो था संविधान। अब थोड़ा पॉलिटी देख लेते हैं। मैंने पहले बताया था पॉलिटी इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4 अनुच्छेदों में हम लोगों ने पढ़ा है कि नाम में, सीमा में, क्षेत्र में, नए राज्य का निर्माण, ऐसी चीजें पढ़ी हैं। अब हम लोग इसके अनुप्रयोग देखेंगे कि संसद ने कितनी बार ये काम किया है, उसके बारे में चलो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो संसद ने सबसे पहले 1956 के बाद, पहली बात तो याद रखना, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। 1953 में गठित हुआ था। वो एक पोट्टी श्री रामुलु थे, वो अनशन कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। वो तेलुगु के आधार पर मांग रहे थे और राज्य का फिर गठन कर दिया गया था कि आक्रोश न व्याप्त हो। हम लोग 1956 के बाद के राज्यों के बारे में बात करेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब पारित हो गया, उसके बाद जो हुई वो स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया जाता है। 1 मई 1960 को गठन होता है भाषाई आधार पर। जो गुजराती भाषा बोलते थे उनको गुजरात राज्य दिया गया, मतलब बनाया गया उनके लिए, और जो मराठी बोलते थे उनको महाराष्ट्र। ठीक है, इससे पहले ये सब बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे राज्य का हिस्सा थे। क्या थे? बॉम्बे राज्य का हिस्सा थे। ठीक है, महाराष्ट्र जो मराठी भाषाओं के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए। ठीक है, याद रखना। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा इनका गठन होता है और गुजरात तथा महाराष्ट्र दोनों अपना स्थापना दिवस मनाते हैं 1 मई को। कब? 1 मई को। अगला
अगला जो दादरा नगर हवेली है वो अभी आगे जाके आप सन 2020 में देखेंगे कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। फिलहाल अभी हम देखेंगे 1961 की स्थिति क्या थी। तो 1961 में इसका भारत में विलय होता है। विलय कौन करवाता है? इससे पहले पुर्तगालियों का शासन यहाँ पे था। ठीक है, संविधान का जो 10वां संविधान संशोधन होता है 1961 द्वारा इसको विलय कर दिया जाता है। वर्तमान स्थिति क्या है कि 2020 में इसका विलय दमन दीव के साथ कर दिया गया है। अब यह दादरा नगर हवेली दमन दीव है और इसकी राजधानी जो है वो दमन है। अब ये क्या है? एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। कलर बदल देते हैं पेन का, ब्लैक करेंगे। ठीक, तो ये क्या है? एक यूटी है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है 2020 में। और इसकी राजधानी क्या है? दमन। दमन क्या है? राजधानी। तो ये मिला दिया गया एक में। तो पहले 1961 में इसका विलय किया गया था, लेकिन अब इसकी स्थिति अलग है। फिर अगला गोवा और दमन दीव। अभी दमन हम लोगों ने देखा कि दमन किसके साथ मिल गया? दादरा नगर हवेली के। लेकिन गोवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गोवा। पुर्तगालियों ने गोवा को जीता था कब? 1510 में। 1510 में, 1510 के आसपास ही पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। गोवा पर आदिल शाही वंश का शासक था। ये हम लोगों को आगे हम लोग देखेंगे इतिहास में जब कभी। फिलहाल 1961 और 62 में इसका क्या होता है? 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों से गोवा को आजाद करवाया जाता है। और 1962 में गोवा को बनाया जाता है संघ शासित प्रदेश। ठीक है, बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है 30 मई 1987 को। तो याद रखना, गोवा को जब भारत में मिलाया जाता है तब इसको बनाया जाता है संघ शासित प्रदेश 1962 में। 62 से लेके 30 मई 1987 तक ये संघ शासित रहता है। इसके बाद ये भारत का 25वां राज्य बनता है। क्या बनता है? भारत का 25वां राज्य। लेकिन दमन दीव जो था वो अभी भी क्या बना रहा? केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। फिर पांडिचेरी या वर्तमान में इसको पुडुचेरी कहते हैं, 1962। इस पर फ्रांसीसियों का अधिकार था। मैंने पहले ही बताया था पांडिचेरी किसके कब्जे में थी? फ्रांसीसियों के कब्जे में थी। संघ शासित प्रदेश कब बनाया जाता है? तो 1962 में 14वां संविधान संशोधन करके इसे संघ शासित क्षेत्र बना लिया जाता है। और अभी भी पांडिचेरी की स्थिति वही है। पांडिचेरी भाग में यूनियन टेरिटरी ही है। इसके 4 भाग हैं। पांडिचेरी है, कराईकल है, माहे है और यनम है। ठीक है, और याद रखना इसके 2 पूर्वी घाट पर और 2 पश्चिमी घाट पर है। मतलब ये दोनों जो है, ये चारों जो क्षेत्र हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपस में एक ऐसे है और ऐसे करके कि 1 2 3 4 ऐसे नहीं है। ये भारत की स्थिति में कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ऐसे, इस तरीके से है। ठीक है, तो पांडिचेरी हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है, अगला नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है नागालैंड। इसका गठन होता है 1 दिसंबर 1963 को और ये भारत का 16वां राज्य बनता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। 16वां राज्य बनता है। ये नागा हिल्स जो थी उससे अलग करके बनाया जाता है। नागा हिल्स से पहले असम का पार्ट थी। किसका पार्ट थी? असम का पार्ट थी। ठीक है, और इसके लिए क्या है? अनुच्छेद 371 ए में इसका प्रावधान है। इसको संवैधानिक संरक्षण किसके तहत दिया गया? आर्टिकल 371 ए। इसी के तहत 71 ए बी सी डी ई काफी हैं, तो हम लोग याद रखेंगे 371 ए के तहत किसको संरक्षण दिया गया है? तो नागालैंड को। फिर अगला है हमारा हरियाणा। 1966 में हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया। किससे अलग किया गया? पंजाब से अलग किया गया। भाषाई आधार पर किया गया और यहाँ पर बाकी क्षेत्रों में पंजाबी मेन भाषा थी। हरियाणा वाला एरिया जो था वहां पर हिंदी बोली जाती थी। कैसी भाषा बोली जाती थी? हिंदी। तो वहां पर आपस में तालमेल में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हरियाणा को क्या किया गया? हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के नाम से 17वां राज्य बना दिया गया। कब? 1 नवंबर 1966। कईयों का 1 नवंबर है, याद रखना। तो मतलब क्रम मत भूलना 1 नवंबर का। फिर अगला चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक संशासित प्रदेश है, अब भी एक संशासित प्रदेश है। और हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ यह तीनों की राजधानी भी है। पंजाब और हरियाणा की तो संयुक्त राजधानी है ही, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। पंजाब से अलग किया गया। वर्तमान में तीनों की राजधानी अपनी तो है ही, बाकी पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। हिल स्टेशन का गढ़ हिमाचल प्रदेश। 1971 में पूर्ण राज्य बनता है 25 जनवरी 1971 में। कब? 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बनता है। पहले केंद्र शासित प्रदेश था,
18वां ये राज्य बनता है भारत का, हिमाचल प्रदेश। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है शिमला। अच्छा, इनकी सबकी राजधानी आप लोगों को पता ही होंगी, बताना क्या है। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। नागालैंड की कोहिमा है। हरियाणा की तो बता ही थी। उसके अलावा गोवा की पणजी, गोवा की पणजी हो गई, पांडिचेरी की पांडिचेरी है ही है। और इसके अलावा महाराष्ट्र की तो सबको पता है, मुंबई। गुजरात की गांधीनगर, गुजरात की गांधीनगर। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की दमन। ठीक है, आगे आ जाते हैं अपने पे। अब है अगला मणिपुर। इस समय काफी हिंसक गतिविधियों के कारण बड़ा चर्चा रहा स्टेट मणिपुर। मणिपुर में जो है इसका गठन होता है 21 जनवरी 1972 को। ये भारत का 19वां पूर्ण राज्य था। कितने नंबर का था? 19वां पूर्ण राज्य। और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। इम्फाल। और यहाँ पे 2-3 जनजातियां पाई जाती हैं जिनको लेकर विवाद था। तो एक है कुकी, मैती, जोमी और नागा। यहाँ पर ये कुकी और मैती का विवाद चल रहा था, याद रखिएगा, अभी जो हिंसाएं चल रही थी मणिपुर में। फिर अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा का गठन होता है 21 जनवरी 1972 को। पूर्ण राज्य बनाया जाता है 20वें नंबर का त्रिपुरा। 19वां मणिपुर है, 20वां त्रिपुरा है। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। और त्रिपुरा के बारे में एक चीज याद रखिएगा, त्रिपुरा अगर किसी एकमात्र विदेशी राज्य से गिरा है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश। मणिपुर की सीमा जो है मिलती है तुम्हारी म्यांमार से। फिर अगला है मेघालय। मेघालय मतलब बादलों का घर। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में। मेघालय की कहाँ पे? तो गारो हिल्स में। गारो पहाड़ियां हैं मेघालय में। 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। और ये तीनों पहाड़ियां जो है वो 3 जनजातियों के, मतलब यहाँ पर 3 जनजातियां भी पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो गारो हिल्स में इनकी राजधानी पड़ती है शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। और यहीं पर चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे बहुत ज्यादा बारिश वाले स्थान पाए जाते हैं। 1969 में असम के भीतर इसको पहले स्वायत्त राज्य बनाया जाता है। फिर 21 जनवरी 1972 को, याद है ना, 21 जनवरी में त्रिपुरा का भी है, मणिपुर का भी है और मेघालय का भी है। तो 21 जनवरी को ये 21वां राज्य बनता है। याद रखना 21 जनवरी 21वां राज्य। ठीक है। और फिर 22वां संविधान संशोधन, वो भी कैसे? 22वें संविधान संशोधन 1969 द्वारा इसको असम के भीतर स्वायत्त राज्य बनाया जाता है। ठीक है। अगला है सिक्किम। सिक्किम मैंने अभी बताया, सिक्किम पहले 1974 में 34वां संविधान संशोधन, कैसा? 34वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 34वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको सह राज्य कैसे बनाया गया? सह राज्य का दर्जा दिया जाता है। इसकी राजधानी है गंगटोक। ठीक है। सिक्किम तो जो है इसकी राजधानी गंगटोक है। 34वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा इसको सह राज्य बनाया जाता है। फिर 1975 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और ये भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनता है। कैसा? 22वां। ठीक है। ये देखो पूरा वही सेम है। इससे पहले वहां पर पूछ देता है कि सिक्किम में भारत में शामिल होने से पहले किस वंश का शासन था? तो चोग्याल वंश। कैसा? ये चोग्याल वंश का शासन था। फिर उसके बाद अगला है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। आइजोल जो थी वो है, वो मिजोरम की राजधानी है। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और यह भारत का 23वां राज्य है। कभी कभी क्रम पूछता है ज्यादातर प्रश्नों में कि क्रम लगा दो कौन सा है, या फिर 4 देगा ऑप्शन, अरुणाचल 87 में, गोवा 87 में, ऐसे करके देगा और एक गलत देगा और कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश 1987, ये भी 20 फरवरी 1987 को ही होता है। तो मिजोरम और अरुणाचल 20 फरवरी 1987, भारत का 23वां और 24वां। अरुणाचल प्रदेश में ही भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु। और पूर्वी बिंदु का नाम क्या है?
किबिथु, क्या नाम है, किबिथु है। और इनकी राजधानी क्या है, ईटानगर। इनकी राजधानी क्या है, ईटानगर है। फिर उसके बाद गोवा, पहले बताया गोवा पुर्तगालियों से अलग कराया गया और इसको 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बनाया जाता है। इससे पहले 1900 जब इसको अलग किया जाता है तब ये भारत में पूर्ण राज्य नहीं था, ठीक है। गोवा की राजधानी पता ही आप लोगों को, पणजी, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य। वर्ष 2000 में 3 राज्य बनाए गए। सन 2000 में 3 राज्य बने। कौन कौन बना, एक तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जो अगली स्लाइड में है। छत्तीसगढ़ को सन 2000 में बनाया जाता है 1 नवंबर सन 2000। किससे अलग करते हैं, तो मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना देते हैं और ये भारत का 26वां राज्य है। मध्य प्रदेश से इसको अलग कर दिया जाता है, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा था उसको अलग करके बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड को भी 9 नवंबर सन 2000 में बनाया जाता है। शुरुआत में याद रखना, उत्तराखंड को अलग करते हैं उत्तर प्रदेश से। पहाड़ी, उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी क्षेत्र था उसको अलग करके क्या बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया, ठीक है। अब उत्तराखंड को शुरुआत में नाम दिया गया उत्तरांचल, लेकिन 7 साल बाद सन 2007 में इसको उत्तराखंड नाम दे दिया गया और ये भारत का 27वां राज्य था, ठीक है। उसके बाद झारखंड, ये मैंने बताया भाई ये 3 एक साथ बने, तो याद रखना 1, 9 और 15, कैसे 1, 9 और 15। तो 15 नवंबर 2000 को ये 28वां राज्य बनता है, उसे बिहार से अलग किया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तराखंड की देहरादून, ठीक है, तो और छत्तीसगढ़ की रायपुर। तो इसे बिहार से अलग किया जाता है और बिहार का कौन सा, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र को बिहार से अलग करके झारखंड बना दिया जाता है। तो याद रखना भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वो इसी झारखंड क्षेत्र में आता है। फिर अगला जो सबसे नवीनतम बना है वो है तेलंगाना। 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य, याद रखना अभी भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन तब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसे केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाया गया था, इसीलिए तब ये जब बना था तब ये कितने नंबर का राज्य था, 29वां। और आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया जाता है इसको। इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई जाती है और हैदराबाद उस समय तक जम्मू कश्मीर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की दोनों की सेम राजधानी हैदराबाद ही थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने अमरावती को अपनी राजधानी बना लिया है। क्या, अमरावती। अब जो जम्मू कश्मीर हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो क्या है, अमरावती है, ठीक है। पहले ये जब बना था तो ये 29वें नंबर का राज्य था, ठीक है। अगला, अच्छा आंध्र प्रदेश अमरावती, ठीक है। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्थिति क्या, तो जम्मू कश्मीर का क्या करेंगे हम लोग, पुनर्गठन करेंगे। जैसे 15 अगस्त 2019 याद होगा आप लोगों को, इसी के साथ शायद 5 अगस्त होगी, 5 अगस्त 2019 को, 6 अगस्त 2019 को ही सुषमा स्वराज जी का शायद निधन होता है, मुझे जहां तक याद है। और इसी दिन 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के अधिकांश प्रावधान समाप्त कर दिए गए। आपसे कोई कहेगा धारा 370 समाप्त है, नहीं समाप्त है, उसके वो प्रावधान जो उसको भारत से अलग कर रहे थे, जम्मू कश्मीर को उसको अलग से कुछ मतलब वरीयता दे रहे थे, वो समाप्त कर दिए गए। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेशों में अलग किया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में विधानमंडल है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को विधानमंडल दिया गया, पर लद्दाख जो है बिना विधानमंडल का है, ठीक, यहाँ पर विधानमंडल नहीं है। फिर उसके अलावा जो वर्तमान स्थिति है, जो अब हो गए, इस हिसाब से देखा जाए तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे, अब 9 थे तो फिर से इनको 8 ही पे लाना था एक हिसाब से। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को विलय कर दिया गया। कब, 26 जनवरी 2020। तो आखिरी स्थिति याद रखना कि 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली को विलय करने के बाद भारत की स्थिति यह है कि 28 + 8, ये याद रखना। और इसके बाद इसकी राजधानी क्या बनाई गई, तो इसकी राजधानी बनाई गई दमन। क्या, दादरा और नगर हवेली दमन द्वीप को विलय करके इसको राजधानी बना दिया गया।
और विलय क्यों किया गया? क्योंकि बात ये थी छोटे छोटे थे, अलग अलग थे, तो इस हिसाब से कह रहे थे कि प्रशासनिक जो खर्च है बढ़ रहा था और प्रशासन बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इसको विलय कर दिया गया। तो विलय से पहले केंद्र शासित प्रदेश 9 थे, वैसे भी क्योंकि 7 ये और एक और ये 2 नए बने, 9 थे। लेकिन विलय के बाद फिर से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रहेगी? 8 रहेगी। तो हम लोगों ने ये भाग 1 में संविधान भी देख लिया और संविधान के अनुप्रयोग जो संसद ने किए वो भी देख लिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग जो है क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस वजह से कि हमारा मोटिवेशन बढ़े इस चीज को लेकर। ठीक है, धन्यवाद।